नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे 1919 का अधिनियम, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। ये एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों 1919 का अधिनियम लाया गया, क्या अंग्रेज़ों का इसके पीछे मकसद था और क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज शुरू करते हैं हम 1919 का अधिनियम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो यहाँ पे उस समय जो भारत सचिव थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, और जो भारतीय वायसराय थे उस समय थे चेम्सफोर्ड। तो इनको इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का एक और नाम क्या है, एक अन्य नाम क्या है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो लोग इसमें प्रमुख थे, एक भारत का सचिव और दूसरा भारतीय वायसराय। तो भारत सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और भारतीय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 20 अगस्त 1917 को जो भारत सचिव थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की कि वो भारत शासन अधिनियम बनाएंगे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसके लिए वो भारत जाएंगे। तो नवंबर 1917 में इन्होंने 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा की और नवंबर 1917 को ये भारत आए। मॉन्टेस्क्यू भारत आए एवं चेम्सफोर्ड के साथ उन्होंने भारत के विभिन्न जो क्षेत्र थे जहाँ पे ब्रिटिश रूल था वहाँ पे भारत उसका निरीक्षण किया, वहाँ का दौरा किया और स्थिति और परिस्थितियों को समझा। और जुलाई 1918 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो ये इस भारत शासन अधिनियम का एक शुरुआत में ये सब हुआ है। इसका क्या आधार रहा है, तो अगर आप ये तो जो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड की ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन उस समय रीज़न क्या था, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। तो इसके बारे में हम बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो उस समय होम रूल आंदोलन आप सभी को पता होगा। एनी बेसेंट और एक और जो कांग्रेस के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने मिलकर होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो ये भी इसका एक रीजन था। उसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था समाज में उस समय, उसके मन में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय को दबाने के लिए और जो कांग्रेस के जो सॉफ्ट राजनीति करते थे, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर, उनको इससे एक संतोष प्रदान करने के लिए अंग्रेज़ों की ये एक चाल थी। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 को लाने का। एक आपको पता है रोलेट एक्ट लगा था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें आपको सभी को पता है हज़ारों लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने एकत्रित भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जो सभा हो रही थी, ये रोलेट एक्ट के विरोध में हो रही थी। ये रोलेट एक्ट का प्रावधान ये था कि इसमें बिना किसी जांच के, बिना किसी अपराध के किसी भी व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसका भी विरोध हो रहा था। और फूट डालो शासन करो की नीति उन्होंने उस समय अपनाई, और उस समय उत्तरदायी शासन की मांग भी जोरों पे थे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो भारत सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और जो भारतीय वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर ये भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो प्रमुख प्रावधानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे प्रावधान आपको याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। तो केंद्र जो सरकार थी उस समय कि सेंटर जो था, यहाँ पे 2 सदन बनाया गया। जैसे कि आज हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसी प्रकार से उस समय केंद्र में 2 सदनों का फॉर्मेशन किया गया। इसी को हम द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हुई है, इसमें दूसरा प्रावधान था प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन, इसका नाम आपने सुना होगा, द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत हम बात करें तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो द्वैध शासन के अंतर्गत जो उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग विषय बांट दिए गए थे, और इसको द्वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जरूरी विषय थे, वित्त हो गया, सुरक्षा हो गया,
ये सब जो विषय थे ये अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में रखे और कृषि और अदर जो महत्वपूर्ण विभाग नहीं थे वो भारतीयों के हाथों में दिए गए, इसलिए इसको द्वैध शासन भी कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम था लियोनस कार्टिस। हम देख सकते हैं ये देने वाले व्यक्ति का नाम था लियोनस कार्टिस। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो लियोनस कार्टिस। आप नाम याद रखेंगे, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लें, लियोनस कार्टिस। इसके बाद यहाँ पे एक प्रावधान और आपको याद रखना है, कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। राज्यों के बजट को केंद्र के बजट से अलग, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। आप याद रखें कि केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था पहली बार 1919 में। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है विस्तार किया गया था। अगला प्रावधान था वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान। तो पहले आपको पता है वायसराय की कार्यकारिणी में ये 1+8 सदस्य होते थे। इनमें से जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था उसमें एक भारतीय होने, कम से कम एक भारतीय रखा गया था। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसके अंतर्गत कम से कम 3 सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया। तो ये प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रावधान की। तो स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो गठन है वो भारत शासन अधिनियम 1919 का ही परिणाम है। इसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया था और एक कमीशन बनाया गया था। ये कमीशन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक ली आयोग बनाया गया था। इस ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1926 में सबमिट करी। तभी से संघ लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीएससी की वर्तमान में एग्ज़ाम लेता है, तो लोक सेवा आयोग का गठन की जो नींव रखी गई थी वो इसी प्रावधान से रखी गई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। लेकिन इसी गठन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। अगली हम बात करते हैं केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया। अब ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो केंद्रीय सूची के विषय को अलग कर दिया और राज्य सूची के विषय को अलग कर दिया। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहली बार उत्तरदायी शासन को स्पष्ट किया गया था। यहाँ पे उत्तरदायी शासन का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे क्योंकि इसकी मांग लगातार हो रही थी। रोलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, इन सब कारणों की वजह से पढ़े लिखे जो भारतीय थे वो चाहते थे कि एक उत्तरदायी शासन लेकर आया जाए। हम बात करते हैं इसके अलावा 10 वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान। तो जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1919, इसकी हर 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा पुनः की जाएगी। यहाँ पे एक और बात याद रखना है आपको कि भारत सचिव के जो वेतन और भत्ते थे ये अब ब्रिटिश कोष से दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटेन में रहता था, लेकिन इसके वेतन जो भत्ते हैं वो भारतीय कोष से दिए जाते थे। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार जो इसके वेतन भत्ते हैं वो अब ब्रिटिश वहीं से पे करेगी, मतलब ब्रिटिश खजाने से ये सब दिए जाएंगे। और एक बात हुई यहाँ पे, एक भारतीय कमिश्नर को नियुक्त किया गया। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे इस एक्ट में याद रखना है। डेफिनेटली अगर आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। स्टेट पीसीएस में तो इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप इस अधिनियम में याद रखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।